हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की सक्सेस स्टोरी में है हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट जूही जैन, जिन्होंने इस बार समाज शास्त्र से अपना जेआरएफ है क्वालिफाई किया है 224 मार्क्स के साथ में, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ मार्क्स है। पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों में इनका स्कोर है, वो बहुत ही शानदार स्कोर है। तो आज हम जूही से जानेंगे कि इनका जो सफलता का सूत्र है वो क्या है, और इन्होंने पेपर वन पेपर टू दोनों को कैसे तैयार किया। लास्ट टाइम जूही का नेट निकला था और अभी फाइनली इनका जेआरएफ हो गया है, जो इनका एक ड्रीम था। तो इनसे जानेंगे कि जो नेट से लेके और जेआरएफ की जो यात्रा थी वो कितनी कठिन रही थी, क्या गलतियां इन्होंने लास्ट टाइम में की थी जिनको इस बार ठीक किया और फाइनली इनका जेआरएफ। तो सबसे पहले तो वेलकम जूही टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर। एंड थैंक यू सो मच फॉर जेआरएफ। जो भी मतलब जितना भी स्कोर किया मोस्टली आपके और बाकी जो जेआरएफ अड्डा के टीचर्स हैं उसी वजह से किया, एंड रिजल्ट आप सबके सामने है। यस, ऑलवेज मैं हमेशा बोलता हूँ कि मतलब प्रिपरेशन जो हम जब तैयारी करते हैं वो इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और फाइनली जूही आपके सामने है, ठीक है। और जूही, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस ग्रैंड सक्सेस, बधाई हो आपको ढेर सारी। थैंक यू सो मच सर। आपने अभी लाइन बोली कि सफलता इतनी खामोशी से करो वो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता छोड़ो। तो ये लाइन मैंने लास्ट टाइम फॉलो की थी। तो जब लास्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया था, मतलब हार्डली 10 लोग ऐसे थे मेरी फैमिली में भी, हार्डली 10 लोग ऐसे थे जिन्हें ये पता था कि मैंने एग्जाम दिया है या ऐसा कुछ मैं प्रिपेयर भी कर रही हूँ। मतलब किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो जब रिजल्ट आया तो सब तो पहले इसी बात पे शौक थे कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की, क्योंकि मतलब मैंने सारे फैमिली फंक्शंस अटेंड किए हैं तो किसी को ये भी नहीं पता चलता था कि पढ़ाई कर रही हो या जो भी है। तो ये चीज मैंने फॉलो की। तो जब रिजल्ट आया तो उस टाइम सब लोग बहुत शॉक हुए थे कि मतलब नेट भी हो गया, तो ये भी बड़ी बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें या बड़े गोल की तरफ जाते हैं, तो बहुत ही अपन को अंडरग्राउंड होकर प्रिपरेशन करनी चाहिए। और गाइज आपके सामने है रिजल्ट जो ही है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है इनका। एक तो होता है कि भाई एग्जाम क्वालिफाई करना, एक होता है अच्छे एग्जाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना। तो ये तभी हो पाता है जब कुछ हम स्ट्रेटेजी अपनाएं, या जैसे जूही ने बताया कि किसी को नहीं पता था और फाइनली इनका रिजल्ट आया तो तब सबको एकदम शौक सा लगा। तो वही है कि सफलता शोर मचाई देती है ना, जब मिलती है। तो जूही, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताओ। आपने क्या पढ़ाई की है अभी तक, कहाँ से हैं आप, थोड़ा सा बताइए हमें। तो मेरा नाम जूही जैन है, मैं एमपी से हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए प्रोग्राम किया है, तो उसमें भी मेरा सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, बाकी फाउंडेशंस जो कंपलसरी रहते हैं। और अभी मैं अपने मास्टर्स के सेकेंड ईयर में हूँ। तो उसके बाद फिर आगे मेरा पीएचडी करने का प्लान है। और बाकी अभी मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है सोशियोलॉजी से और 224 मार्क्स से। दैट्स ग्रेट। तो ये अभी मुझे तक की जर्नी है। मुझे अभी पता लगा कि ये मास्टर के सेकेंड ईयर में ही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है यार। मतलब इतना जल्दी सक्सेस, बहुत अच्छा, काबिल तारीफ। यही मोस्टली मुझे सब लोगों ने बोला कि ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपका यही है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, कि मास्टर्स के साथ हो गया तो पीएचडी के लिए आप आराम से, आपको मतलब रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करने के लिए भी इजीली टाइम मिल जाएगा। तो ये चीज मेरा प्लस पॉइंट रहा। बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी सक्सेस। तो रूही, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि लास्ट टाइम आपका नेट निकला था और अभी आपका जेआरएफ है। तो लास्ट टाइम आपकी क्या क्या मिस्टेक्स रही जिनको इस बार आपने ठीक किया और जेआरएफ निकल गया। सर एक तो लास्ट टाइम मैं उतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फेब में सडनली ऐसे एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि मेन टारगेट अभी जून का किया था, या फिर अगर बाई चांस नहीं हुआ तो फिर दिसंबर एग्जाम, ये दो मैंने सोच रखा था। कि मुझे इतना तो आइडिया था कि ज्यादा से ज्यादा 2 अटेम्प्ट में मैं कर सकती हूँ, जितना भी मेरा पहले बैकग्राउंड रहा है उसके बेसिस पे। बट वही था कि थोड़ा कम टाइम के लिए प्रिपेयर किया था, उतना प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, मतलब थोड़ा सा अपनी मिस्टेक्स भी रही, ऐसा नहीं है कि मेरा वो था बट मिस्टेक्स भी रही अपनी। तो वो उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब नेट हो गया था, बट जेआरएफ के लिए मतलब अगर वो 1% लोगों को मिलता है तो आपको कुछ तो स्पेशल करना ही पड़ेगा, वरना जेआरएफ बिल्कुल नहीं होता। तो ये चीज थोड़ा सा वो रहा था। तो काफी टाइम मतलब पेपर टू में मेरा ऐसा हुआ था, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा होता है, सिलेबस भी ज्यादा होता है काफी। तो पेपर टू मेरा मतलब थोड़ा पोर्शन कंप्लीट भी नहीं हो पाया था सिलेबस, तो जो मेरा पोर्शन कंप्लीट हुआ था वहां से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे।
तो उस वजह से मेरा सिर्फ 6 मार्क्स ही JRF, 6 क्वेश्चन से JRF रहा था, तो वही वो 5-6 क्वेश्चन थोड़ा अंतर पड़ जाता, मतलब उतना प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला था, तो वो थोड़ा सा रह गया था। बाकी कुछ मिस्टेक्स भी रही, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। और मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था, इससे पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी नहीं दिया था लाइफ में, तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, एग्जाम हॉल का पूरा माहौल। तो वो भी थोड़ा सा फैक्टर रहा कि मतलब थोड़ा पैनिक कर जाते हैं या जो भी है, तो उससे भी थोड़ा कह सकते हैं कि उस वजह से भी नहीं हुआ शायद। सो आपने दो तीन बातें बोली कि सिली मिस्टेक्स रही, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि सर आता था लेकिन गलत हो गया, और एक दो नंबर से उनका JRF रुक जाता है, नेट रुक जाता है। तो उसको कैसे ठीक करें? एग्जाम जो होल मैनेजमेंट है वो कैसे किया जाए? तो एक तो ये है कि सबसे पहले स्क्रीन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की आदत डालनी चाहिए। मतलब मैंने हमेशा स्क्रीन पर प्रैक्टिस किया है कि मतलब एटलीस्ट ये ना रहे कि क्वेश्चन छूट गया, या मैंने लास्ट टाइम भी नोटिस किया था एग्जाम हॉल में काफी सारे बच्चे ऐसे, उनको स्क्रीन पे मतलब बिल्कुल ऐसे आईज ऐसी बड़ी कर करके देखना पड़ रहा था, क्योंकि बिल्कुल हैबिट नहीं होती स्क्रीन पे सॉल्व करने की स्टूडेंट्स को। तो वो एक फैक्टर मेरा प्लस पॉइंट रहा कि मतलब मैंने स्क्रीन पर मोस्टली सॉल्व किया था, तो मुझे एटलीस्ट पेपर मेरा टाइम पर कंप्लीट हो गया था, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहा मेरा। और एक और चीज भी ये है कि मतलब पेपर वन और पेपर टू को ज्यादा मतलब जितना हो सके थोड़ा सा इक्वल टाइम देना चाहिए। जैसे मतलब पेपर वन में अगर ज्यादा भी लग रहा है, जैसे मेरे 75 मिनट्स मुझे पेपर वन में लगे, बट मुझे पता था कि मेरा पेपर टू टाइम पर हो जाएगा, इसलिए मैं उसे 75 मिनट्स दे पाई। बट जैसे कुछ कुछ पेपर टू बहुत लेंदी आ जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कि आप पेपर वन को कितना टाइम दे सकते हो और पेपर टू को। और बाकी मतलब थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है, और मतलब मोस्टली कीवर्ड बेस्ड स्टडी करो तो अगर तो इजीली होता है, थोड़ा फायदा रहता है वो ये। तो चूंकि आपका जो पेपर वन का स्कोर है वो है 72 मार्क्स, यानी कि 36 क्वेश्चन आपके एग्जैक्ट ठीक हुए हैं। थोड़ा सा कम रह गया, मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। आपने बट कितना ठीक है, एक्सपेक्ट किया था? मैंने 40 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए थे पेपर वन में, बट वो थोड़ा सा कम रह गया। ओके। तो ये जो 40 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसके पीछे क्या राज है? मतलब ऑब्वियसली आपकी सारे JRF अड्डा के सारे टीचर्स, आप मतलब जो भी सारे विजन JRF चैनल सारी क्लासेस, मतलब और इस बार तो आपने पेपर वन की भी मतलब सारी यूनिट्स की क्लासेस ली थी, तो वो मतलब पूरा क्रेडिट पेपर वन का तो सिर्फ और सिर्फ JRF अड्डा के टीचर्स को, आपको, अदिति मैम, रचना मैम, आयुषी मैम पर। बाकी पेपर टू हाँ मैं कह सकती हूँ मैंने अपने से किया है, बट पेपर वन का तो पूरा क्रेडिट आप सबको है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा पेपर वन में ही थोड़ा मतलब बहुत कम स्कोर था लास्ट टाइम। तो इस बार मैंने पेपर वन को और थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस दी कि, तो उस वजह से शायद मेरा पेपर टू इस बार थोड़ा सा कम रह गया। तो मतलब ऐसे ही हुआ, बट हो गया फिर भी फाइनली। पेपर टू भी कम नहीं है, पेपर टू में आपके 75 क्वेश्चन ठीक है, यानी 150 स्कोर। 76, 76। 76, ओके ओके सॉरी, 76 इनके क्वेश्चन ठीक है, तो ये थोड़ा कम नहीं होता, आई थिंक बेस्ट है मेरे हिसाब से। नहीं बट सर सोशियोलॉजी में जैसा ये होता है कि थोड़ा और बेटर हो जाता है, जैसे लास्ट टाइम मेरे 77 सही थे, तो इस बार एक तो कम उसमें हुआ है। ओके। और मतलब क्योंकि सोशियोलॉजी मतलब आप जनरली भी देखोगे अगर सब्जेक्ट पेपर, तो सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो भी आप डेली लाइफ में अपनी सोसाइटी में देखते हो। तो मतलब आप भी सर अगर पेपर देखोगे तो उसमें 10 to 15 आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप मतलब कुछ भी आइडिया नहीं होगा ना सोशियोलॉजी का, फिर भी आप सॉल्व कर दोगे। तो एक रीजन मुझे ये भी लगता है कि सोशियोलॉजी का कट ऑफ इसलिए मतलब लास्ट टाइम 230 कट ऑफ था सोशियोलॉजी का, तो इतना हाई कट ऑफ इस वजह से भी जाता है शायद सोशियोलॉजी का कि कुछ बेसिक क्वेश्चन सब लोग सही कर लेते हैं, मतलब ये होता है। सो कोई ऐसे 5 टिप्स जो आप बताना चाहेंगे आपके हमारे लर्नर्स को कि वो फॉलो कीजिए आप, और पेपर वन में 40 क्वेश्चन आप आराम से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये डुएबल है, क्योंकि आपने किया है। तो सर सबसे पहले तो जैसे मैं भी एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हूँ, तो वो मैथ्स का दुख सबको हमको रहता ही है हमेशा। तो इस बार मैंने ट्राई किया कि DI पे स्टार्टिंग से फोकस करूं, क्योंकि DI का मतलब शॉर्ट शॉर्ट है, आपको 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे DI पे। मतलब बाकी टॉपिक्स आप बोल भी सकते हो कि शायद नहीं आए, बट DI तो आने ही आना है, तो DI पे मतलब थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया था।
और जैसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स और डीआई में अंतर होता है। मतलब डीआई अगर बेसिक कैलकुलेशन आती हो ना तो डीआई हो जाता है, बट मैथ्स में थोड़े से कंसेप्ट ज्यादा समझने पड़ते हैं। और मैथ्स के मतलब 2-3 क्वेश्चन ही वैसे रहते हैं रीजनिंग के, बाकी कोडिंग डिकोडिंग तो इजीली फिर भी हम लोग कर लेते हैं। बट रीजनिंग तो 2-3 क्वेश्चन, अगर आपकी बाकी यूनिट स्ट्रॉन्ग है तो वो 2-3 क्वेश्चन का चांस आप ले सकते हो मैथ्स में, मतलब अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, या मैंने जो किया था वो। तो डीआई को स्टार्टिंग से फोकस किया, मतलब डेली दो, 1 या 2 डीआई तो करने ही करने हैं। तो वो तो बिल्कुल टारगेट किया था, और साथ ही साथ आरसी भी करना है, क्योंकि मेरे पेपर 2 में भी 2 आरसी आते हैं, तो आरसी की प्रैक्टिस भी, मतलब डेली 1 या 2 आरसी तो फिक्स ही थे। और तो ये तो 40 मार्क्स तो सर हमारी यही हो जाते हैं कि डीआई के 5 क्वेश्चंस और आरसी के 15 क्वेश्चन दोनों पेपर मिला के। तो ये 40 मार्क्स पे ज्यादा फोकस किया था कि ये तो मतलब एटलीस्ट आ ही जाए, ये तो अपने हाथ में है कि अपन कर सकते हैं। तो एक ये चीज फॉलो की थी। दूसरा मैंने बताया कि स्क्रीन पे ज्यादातर देखने की प्रैक्टिस की थी, जिससे पेपर टाइम पे सॉल्व हो जाए। एक और ये था कि मतलब थोड़ी सी कीवर्ड बेस्ड स्टडी की थी। जैसे सोशियोलॉजी में क्या होता है ना, एक तो काफी सारे थिंकर्स हैं तो उनकी थ्योरीज आती है, वो आपको कभी कभी तो एटलीस्ट बुकिश लैंग्वेज भी याद करनी पड़ती है, क्योंकि आप उनकी थ्योरी से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो वो रहता है, तो उसमें बस ये कर सकते हो आप कि कीवर्ड फाइंड आउट कर लो कि मतलब हर थिंकर का, मतलब जैसे सोशियोलॉजी में कोई ना कोई कीवर्ड होता है, तो उससे थोड़ा सा पेपर मतलब इजी हो जाता है सॉल्व करने में, और थोड़ा टाइम भी कम लगता है। तो एक वो चीज पेपर 1 में भी ऐसा रहता है काफी सारे टॉपिक्स में। जैसे रिसर्च में कई बार कीवर्ड्स रहते हैं, आईसीटी में तो वो भी। और मतलब जैसे, और पेपर 2 का आपका इफेक्ट पेपर 1 पे भी पड़ता है, तो मेरे पेपर 2 में भी रिसर्च आता है, पेपर 1 में भी है मतलब रिसर्च है, तो रिसर्च पे ज्यादा फोकस किया था। और रिसर्च एक ऐसी यूनिट है जो हमें आगे फ्यूचर में भी काम आनी ही आनी है, अगर पीएचडी कर रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड ये, और बाकी एनवायरनमेंट तो सर मेरे पेपर 2 में भी एक यूनिट है, तो वो तो मतलब मेरा दोनों आपकी क्लासेस से बहुत अच्छा हो गया था। तो एनवायरनमेंट भी ऐसी दोनों में फोकस किया, बाकी ऐसे ही हो गया था बस सर सारी यूनिट। कोर टॉपिक ज्यादातर फाइंड आउट किए थे कि जो मतलब जो शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक है कि इनसे तो आने ही आना है, तो वो चीजों पे ज्यादा फोकस किया था। आ, जूही, पीवाईक्यू का कितना रोल रहा है आपके, ये जो 2023 का जो एग्जाम हुआ है, फेब वाला और जून वाला, दोनों आप मुझे बताइए कि पीवाईक्यू का कितना रोल है नेट में। पर इस बार तो मतलब बहुत ही ज्यादा, जैसे अगर मेरे सब्जेक्ट में बताऊं दोनों मिला के, तो एटलीस्ट 5 to 6 ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्जैक्ट पीवाईक्यू थे, एग्जैक्ट पीवाईक्यू। तो मतलब 5 to 6 क्वेश्चन भी बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर नेट में रिपीट हो रहे हैं तो वो चीज तो पीवाईक्यू तो बहुत सॉल्व करने ही करने हैं, मतलब 100%। तो मैंने जैसे अभी 2023 फेब में जो एग्जाम हुआ था, तो उसके पेपर 1 के ऑलमोस्ट सारे शिफ्ट के मैंने लगा लिए थे क्वेश्चन। तो हर शिफ्ट के अराउंड 50-50 क्वेश्चन, तो उससे मेरे पीवाईक्यू काफी अच्छे से प्रिपेयर हुए थे, 2022 के भी और 2021 के भी। तो मतलब ये 3 साल के मैंने सारी शिफ्ट के पेपर 1 के पीवाईक्यूज किए हैं, तो आई थिंक उससे भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर क्वेश्चंस नहीं तो कंसेप्ट तो रिपीट होने ही होने हैं, तो यस। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर 2 में भी किए थे मैंने पीवाई। और पेपर 2 में तो ये भी होता है, जैसे हमारे में बुक्स एंड ऑथर्स के नेम बहुत आते हैं सोशियोलॉजी में। तो मतलब जो जैसे 2014 का मैंने अभी नोटिस किया कि जैसे 2014 में जो मैच द कॉलम्स में थोड़े अनकॉमन बुक्स एंड ऑथर पूछे थे, जिन पे हम ध्यान नहीं, जैसे मैच द फॉलोइंग में तो हम क्या करते हैं कि अगर एक से हो रहा है तो हम बाकियों पे ध्यान नहीं देते, मतलब उसे थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। बट मैंने ये नोटिस किया कि अगर उसमें जो थोड़े अनकॉमन से नेम पूछे ना, वो इस बार मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिए। तो अगर उस पे भी मतलब बाकी के ऑप्शंस पे भी थोड़ा ध्यान दो तो वो आगे बेनिफिट करते हैं। ये यस, राइट। देखो, बाकी पीवाईक्यू तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके कॉन्सेप्ट तो होंगे, प्लस आपका रिवीजन भी होता है, क्योंकि साथ साथ में हम सिलेबस को भी कवर करते जाते हैं जैसे जैसे पीवाईक्यू। बिल्कुल सर। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूंगा जो भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, या यूजीसी नेट के लिए नोट्स की जरूरत है या नहीं है, या सीधा बुक से पढ़े या यूट्यूब से ही पढ़े। सर शॉर्ट नोट्स तो जरूरी है, और वैसे भी जैसे हिस्ट्री है या आपका भी सब्जेक्ट है या मेरा भी सोशियोलॉजी, मतलब हमारा तो थ्योरेटिकली सब्जेक्ट है, तो ज्यादातर चीजें याद ही करनी पड़ती है। मतलब बाकी सब्जेक्ट तो थोड़े प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, बट हमें तो याद ही करनी पड़ती है। तो वो हम अगर बार बार बुक में से खोलेंगे तो वो मतलब बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो मतलब कुछ भी अपने शॉर्ट नोट्स तो बनाने ही चाहिए। मतलब मेरे भी उतने अच्छे नहीं थे नोट्स, जैसे अभी मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, काफी सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आ रहा है कि आप अपने नोट्स शेयर कर दो,
या ये है। तो बट वो मैं शेयर इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि वो मैंने प्रॉपर अपने लिए बनाए थे। तो अगर मतलब मैंने मुझे जो कीवर्ड समझ में आते हैं या मुझे जो शॉर्ट फॉर्म समझ में आती है वो, तो शायद वो दूसरे उसको समझ में ना आए क्योंकि मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई। बट ये है कि अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ कि खुद को समझ में आ जाए तो वो बेस्ट है। तो जैसे हमारे में तो बुक्स एंड ऑथर्स के काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो मैंने प्रॉपर लिस्ट बनाई थी कि जो भी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके जो ऑथर्स हैं, मतलब और उनको ट्राई किया था कि एटलीस्ट मैं डेली रिवाइज करूँ, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स के 10 से 15 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, तो वो उसको डेली रिवाइज करना है। और एक हमारे में जैसे कंसेप्ट भी आते हैं और उनके जो मेन थिंकर है उनसे एसोसिएटेड वो भी। तो ये जो मतलब डेली रिवीजन मगअप करने वाली चीजें हैं, तो ये तो मैंने मतलब डेली अपनी सेपरेट नोटबुक में लिख लिए थे कि ये तो मुझे रिवाइज करने ही करने हैं डेली। और वही मुझे लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प किया। और मेरा ऐसा मानना है जूही कि खुद के जो नोट से रिवीजन होता है वो किसी दूसरे के से हम नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। चाहे तो आपके इतने अच्छे भी नहीं बने हो बट खुद के नोट्स काम आते हैं जैसे भी हो वो। बिल्कुल बिल्कुल खुद के नोट्स खुद के ही होते हैं। तो हमेशा ये ट्राई कीजिए आप लोग भी कि नोट्स बनाइए। नोट्स मेकिंग की हैबिट आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि उससे एक डिसिप्लिन आता है। एक थोड़ा सा लगता है कि हमने कुछ किया है। वरना हम जब यूट्यूब से पढ़ते हैं तो लगता भी नहीं है कि हमने कुछ अच्छा। पढ़ाई की है। तो फिर थोड़ी सी टेंशन भी होती रहती है, और वो पाइलअप होते होते बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है कई बार लोगों को कि सर हमें तो कुछ हाँ, नहीं आता है, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। लेकिन जब कुछ लिख के रखते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ किया है हमने। वो एक बार में भी याद रह जाता है कभी कभी माइंड में, स्पेशली अगर आपने कुछ हाईलाइट किया हो तो आपको वो कलर ध्यान आ जाता है कि इस कलर से मैंने कुछ लिखा था, तो माइंड पे थोड़ा प्रेशर डाले तो वो याद आ जाता है, मतलब थोड़ा यस। बहुत टाइम लगता है बट आ जाता है। सही बात है। सो जूही, ये तो बात होगी हमारी पेपर वन की, और आपने पेपर टू के बारे में काफी कुछ बताया। इसके अलावा लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं प्रिपरेशन के दौरान। डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी आए होंगे, तो उनसे आपने कैसे डील किया? सर मेरा ये रहता है कि जैसे मेरे लास्ट टाइम कोविड के टाइम पे मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था, तो मतलब बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशंस थी। तो उस वजह से मेरी फैमिली में सबको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, स्पेशली मम्मी को पापा को तो उनको रहती है। तो वो हमेशा थोड़ा माइंड में चलता रहता है कि मतलब आप पढ़ रहे हो तो आप उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो। जैसे मेरी मम्मी टीचर भी है, वो वर्किंग वुमेन है, तो फिर और वो सारा हाउस होल्ड काम भी खुद करती है, तो कभी कभी वो लगता है कि यार पढ़ो मत, उनकी हेल्प कर दो। तो वो चीज एक थोड़ी सी रहती है। बट इसके लिए तो मैं मेरी मम्मी को भी थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने, जैसे अभी मई जून उनका हॉलीडे रहता है गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स का, तो उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा केयर किया है मेरी। उन्होंने पूरा इंश्योर किया है कि मतलब मुझे कोई टेंशन ना हो, मैं अपने पढ़ाई पे पूरा फोकस कर पाऊँ। और मतलब अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम भी होती थी ना तो वो बताती भी रही थी, तो कभी कभी तो ये होता था। तो उन्होंने मतलब उनको भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मेरी जो भी सक्सेस है उसका। ग्रेट। देखो, बट ये है कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, बस फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली यही लाइन में बोलने वाला था कि अगर मम्मी पापा हाँ का साथ है तो आप दुनिया की हर चीज को जीत सकते हो। बस। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा जूही, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपके जो भाई बहन हैं जो अगली दिसंबर में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनको कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? तो मतलब यही है कि थोड़ा सा सबसे पहले तो अपना सिलेबस अच्छे से डिकोड कर लो। जो भी मतलब एटलीस्ट 10 ईयर्स के आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले भी आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने ही चाहिए। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले शॉर्ट वीडियो में भी एक यही बताया था, और ये चीज मैंने भी फॉलो की थी। तो इसलिए कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेना चाहिए, तो आप पहले ही थोड़ा सा माइंड में क्लियर हो जाते हो कि आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है। मतलब और आप पेपर्स देखोगे तो आपको इतना तो आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक है जो रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, जिन पे हमें पढ़ना ही पढ़ना है, या जो अभी इतना नहीं पूछा जा रहा है। जैसे एनटी का ट्रेंड होता है, जितना पुराना टॉपिक होता है उससे वो उतना ही डीप क्वेश्चन पूछता है, और जितना नया टॉपिक होता है उससे वो ऊपर ऊपर से मतलब थोड़ा। तो इस टाइप से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से हमें पता चलता है कि मतलब कैसा रहा, आप क्या किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट करो, और फिर बस अपने टॉपिक्स, जो भी आपके टीचर्स हैं वो आपको काफी हद तक बता ही देते हैं कि कैसे आपको यूनिट प्रिपेयर करना है, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। बिल्कुल। तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी है, सिलेबस बहुत जरूरी ज्यादा। है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो सिलेबस एंड पीवाईक्यू,
सबसे पहले आपको यही देखना चाहिए। वो और सर मैंने एक लाइन सुनी थी, वो मैं बता सकती हूँ जी कि जैसे जब भी आप वॉर में लड़ने जाते हो ना, तो आपको अपना एटलीस्ट एनिमी पता होना चाहिए कि हमारा एनिमी क्या है। तो अगर आप प्रीवियस या पेपर्स या अपना सबसे पहले तो सिलेबस ही पढ़ो, उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज भी वही है कि सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस और प्रीवियस या पेपर्स अच्छे से पढ़ लो, तो मतलब आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाते हो। और बिल्कुल मतलब कोई भी एग्जाम कोई मतलब वार्ड से कम नहीं होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इतना सारा प्रेशर और ये सब होता है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और मेरा ऐसा मानना है कि सिलेबस से बाहर बहुत कम चीजें हैं जो आपके एग्जाम में जाती हैं। हाँ। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके सिलेबस के अंदर, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस आपका दिया हुआ है और उसको बहुत ही वेल डिफाइंड भी किया हुआ है। तो उसको अगर आप डिकोड कर लेते हो तो जूही ने जो बोला वही है कि आधी जंग आप जीत चुके हो। बाकी फिर आपके लिए प्रिपरेशन है वो बहुत आसान होगा। हाँ, सो जूही, ठीक है। आई थिंक हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है। कुछ और आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। हमारे आपके जो भाई बहन हैं इनको कुछ भी। सर एक लाइन, मतलब मैं जब एग्जाम देने से जा रही थी तो मेरे भाई ने मुझे बोला था कि बहुत ज्यादा टेंशन होती है ना, तो उसमें एक लाइन थी कि सच है विपत्ति जब आती है कायर कोई रहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। तो मतलब वही था, ये जिस था लाइन का कि जितनी डिफिकल्ट आप सिचुएशन से निकलोगे आप उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो मतलब बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम्स लाइन। वॉरियर्स के पास ही आती है। तो बहुत, ये मुझे बहुत मोटिवेट किया था उस टाइम। डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छी लाइन है। ज्यादा। बहुत अच्छी लाइन। और ये आपका जो मेहनत है वो दिख रही है, आपके फेस पे दिख रही है, आपके वर्ड्स में दिख रही है वो मेहनत हमें। तो डेफिनेटली मैं सारे स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा, जितने भी लर्नर्स हैं उनको बोलना चाहूंगा कि यार मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। है ना। और मैं जूही के लिए बोलना चाहूंगा कि मैं पिछले 2 अटेम्प्ट से जूही को देख रहा हूँ। मेरी 10 बजे वाली क्लास होती थी तो पहला गुड मॉर्निंग लगभग जूही का ही होता था कि गुड मॉर्निंग सर। है ना। और तो वो जो डेडिकेशन है, वो जो कंटिन्यूटी है, उसके रिजल्ट्स होते हैं यार। है ना। तो वो आपके सामने है यार। तो कोई एक्सप्लेनेशन की, कोई किंतु परंतु की जरूरत नहीं है, सीधा मेहनत करो। हाँ, है ना। और मेहनत करोगे तो आप भी एक दिन जूही की जगह पे होंगे। यही मैं आपको बोलना बिल्कुल। चाहूंगा। और सर एक और लाइन में बता सकती हूँ, जैसे जी जी। मेरी स्टोरी मुझे पता है, तो अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कोई भी कर सकता है। मतलब ये फैक्ट है। मतलब मेरी प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस की है, तो उस बिहाफ पे मैं बताती हूँ कि कोई भी कर सकता है, बस थोड़ा सा सिंसियरली आप करो। मतलब जैसे अदिति मैम भी कई बार ये लाइन बोलते हैं कि अगर वाई क्लियर है ना कि मुझे क्यों करना है, तो फिर तो आप इजीली कर सकते हो। फिर मतलब कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए तो बस आप उस वाई को ध्यान में रखो कि मुझे ये क्यों करना है, तो बस फिर आप इजीली कर सकते हो। डेफिनेटली डेफिनेटली वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जिसका वाई क्लियर होता है तो सारी चीजें अपने आप बहुत सेटल। सॉलिड है। सो थैंक यू सो मच जूही फॉर योर टाइम। है ना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। है ना। आप ऐसे ही बहुत सारी सफलताएं हैं वो अर्जित करते रहो, हमें ऐसे ही प्राउड फील करवाते रहो। ठीक है। और ऐसे मैसेज करके बताना कि सर जेआरएफ हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। बिल्कुल सर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का थैंक यू वेट सो अभी मच सर। आपका। हाँ थैंक सर। यू। बट वो मुझे यही लग रहा था कि अभी मेरा नेट और जेआरएफ है, बट एमए कंप्लीट है तो मैं कहीं फॉर्म नहीं फिल कर सकती। मुझे काफी सारे लोगों ने ये बोला कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास, बट अभी तुम फॉर्म फिल नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है चलो, आगे शायद और कुछ बहुत बेटर डिजर्व करते हैं हम, तो इसलिए यस। अभी नहीं हो पा रहा। बस ठीक है, आप अपॉर्चुनिटीज वन ऑफ द मिलती रहेंगी आपके ऐसी। पास में एक बहुत अच्छा चांस है वन ऑफ द यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो उसको जाने मत देना। तो बिल्कुल नेक्स्ट सर, टारगेट पूरा हमारा ट्राई ये करूंगी मैं। हाँ। कि यंगेस्ट बस। असिस्टेंट प्रोफेसर आप बने। है ना। यही शुभकामनाएं हैं। और खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है। और कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो जियारा फंड आपके लिए है। हाँ, मैं मतलब विजन। यही बोलना चाह रही थी कि मतलब अब तो आपकी गाइडेंस की और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी तक तो पता था कि जेआरएफ करना है जो, बट अभी रिसर्च प्रपोजल का कोई आइडिया नहीं है, पीएचडी वगैरह का। तो अब तो और ज्यादा, मतलब अब तो और परेशान करने वाली हूँ आपको। डेफिनेटली डेफिनेटली ऑलवेज ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही है। है ना। और आई होप आपको जूही की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत हेल्प करने वाली हैं आपके जीआरएफ की जर्नी में। और बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। एंड कीप स्माइलिंग, कीप